हेलो साथियों, मैं अमित सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल रूटएक्स पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम मैथमेटिक्स का जीरो से हीरो वाला बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू से। ये हमारी पहली क्लास होने वाली है और हम धीरे धीरे पूरा का पूरा बैच यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों यानी कंप्लीट मैथ हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फेस वैल्यू का और पैलेस वैल्यू। तो पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो पैलेस वैल्यू को बोलते हैं हम स्थानीय मान और फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। यानी कि कोई संख्या दे दी जाती है और जैसे कि मैंने एक संख्या दे दी 352 और 352 में मैंने कह दिया कि इस दो का स्थानीय मान बताइए, इस दो का पैलेस वैल्यू बताइए। तो इस दो का पैलेस वैल्यू दो ही होता है। और अगर मैं कहूँ कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो यानी कि 5 हमने लिखा और इसके राइट साइड में जितने अंक है ना, उतनी क्या लगा देते हैं हम, जीरो लगा देते हैं, यानी कि 50 हो जाता है। जैसे कि मैं 3 का कहूँ कि स्थानीय मान बताइए, पैलेस वैल्यू बताएं, तो इसका मान कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। यानी कि ये 3 है, इस 3 के राइट साइड में 2 अंक है, तो हमने क्या लगा दिया, 2 जीरो लगा दी। यानी कि पैलेस वैल्यू का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई अंक कौन से पैलेस के ऊपर है। जैसे कि हम पढ़ते आए कि ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है और ये सैकड़े का स्थान है। या इंग्लिश में बात करें तो यूनिट पैलेस, 10 पैलेस और 100 पैलेस, इस तरीके से बात करते हैं ना। और इसकी एक खास बात ये होती है कि जब सभी अंकों का हम स्थानीय मान का जोड़ करते हैं ना, तो यही संख्या निकल करके आती है। तो जब इनका हम जोड़ करेंगे तो 352 ही आएगा। जैसे कि मैं कोई और एग्जाम्पल ले लूँ, 542 ले लिया मैंने, और 542 में भी मैंने इस दो का अगर स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालनी हुई तो दो ही आएगा। 4 का अगर प्लेस वैल्यू निकालनी हुई तो क्या आ जाएगा, 40। और 5 की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी हुई तो कितना हो जाएगा, 500। और जब हम इन सब का जोड़ करते हैं ना, तो वही संख्या निकल करके आती है, कितनी, 542। जैसे कि मैं एक और संख्या ले लूँ, 3516। अब मैं ये कहूँ कि इस 3 का स्थानीय मान बताएं, तो मैंने 3 लिख लिया और राइट में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो मैं 3 जीरो लगा दूँ। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालना सीखते हैं। अब ये जो स्थानीय मान हमने निकाला है, ये विदाउट डेसिमल के निकाला है। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि 12.5, यानी कि 12.5 में अगर मैं इस 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए पूछूं, तो एकदम से कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो जो ये डेसिमल लगी हुई है ना, इस डेसिमल के अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, तो लेफ्ट साइड का फंडा तो बिल्कुल वही है जो अभी हमने सीखा है। यानी कि इस 2 का जो स्थानीय मान है ना, वो 2 होगा, इस 1 का जो स्थानीय मान होगा वो 10 होगा। यानी कि जब डेसिमल की कोई संख्या होगी, उस डेसिमल की संख्या में हम सबसे पहले तो ये भूल जाएंगे कि ये डेसिमल है, और डेसिमल के राइट साइड में कोई अंक होगा ना, उसको 1 मिनट के लिए ये मान लो कि अंक है ही नहीं, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट का निकालना है हमने। और जब इस 5 का यानी कि इस डेसिमल के इस साइड का जब अंक का हम स्थानीय मान निकालेंगे, तो जो डेसिमल है ना, यानी कि इस 5 का निकालना है, तो हमने पहले डेसिमल लगाया और फिर 5, यानी कि यही निकल आएगा। अगर हम इसको चेक करें तो चेक कैसे करेंगे, हम इसे चेक करेंगे सबको जोड़ के। तो 10 और 2 कितना हो गया, 12, और इसका कितना है, 0.5। यानी कि 12 में जब हम 0.5 जोड़ेंगे तो क्या वही नहीं निकल के आएगा, 12.5। तो इस तरीके से अगर डेसिमल के राइट साइड के किसी अंक का हमने स्थानीय मान निकालना है ना,
तो डेसिमल लिखा, फिर उस अंक को लिख दिया। अब कुछ सोच रहे होंगे कि सर अगर ये डेसिमल में इस तरीके से लिखा हो, जैसे कि मैंने 23.45 लिख दिया, अगर इस 5 का स्थानीय मान पूछे तो क्या निकालेंगे? तो इस 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने डेसिमल लिया और इस 5 तक जाएंगे और इनके बीच में जितने भी अंक होंगे ना, उसका हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। यानी कि इस 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 0.05 रहेगा। अगर इस 4 का स्थानीय मान पूछे तो 0.4 रहेगा और इस 3 का स्थानीय मान बोले तो 3 रहेगा। इस 2 का स्थानीय मान बोले तो 2 रहेगा। और अब इन सबको जोड़ेंगे ना, तो वही संख्या निकल के आएगी। ये देखो, इस 2 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 20। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद एक अंक इधर है। जब हम इधर वालों का निकालेंगे ना, तो इधर वालों को हम एक बार के लिए इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो 20 और 3 23 हो गया। यानी कि जब इनको जोड़ते हैं तो 23 हो गया। और जब हम इन्हें जोड़ते हैं डेसिमल, तो देखिए जैसे ये कोई कंप्लीट संख्या है तो उसके डेसिमल के बाद यानी कि 0 0 होता है ये। ठीक है, अभी इसको जोड़ना हो 0.4, ठीक है, फिर उसके बाद 0.05। जब हम इन सबको जोड़ते हैं ना, तो क्या आ जाता है? वही निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट वालों का भी हमें निकालना आ गया। ठीक है, और फेस वैल्यू है ना, जातीय मान, इसको हिंदी में अंकित मान भी बोलते हैं। और बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर। यानी कि हम डिफिकल्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो बेसिक चीजें जो एग्जाम में कब पूछ लेगा पता नहीं चलता। पहले भी पूछे गए हैं, रोमन संख्याएं पूछी जाती हैं। इससे अगला टॉपिक हम रोमन संख्याएं करेंगे। जैसे कि जातीय मान या फेस वैल्यू की बात करें हम, तो मैं कोई भी जैसे नंबर ले लूं, जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 1389। इस संख्या के अंदर मैं किसी भी अंक का अगर फेस वैल्यू, जातीय मान या अंकित मान कुछ भी पूछो ना, यानी कि मतलब एक ही है। जब आप शीशे में अपना फेस देखते हो तो आपको अपना ही चेहरा नजर आता होगा ना। तो उसी तरीके से एक ट्रिक या कैसे भी आप याद कर सकते हो कि जब ये तीन है ना, जब ये तीन शीशे में अपना चेहरा देखेगा, तो इस तीन को किसका चेहरा नजर आएगा? तीन का ही चेहरा नजर आएगा, आठ का तो नहीं आएगा। तो अगर ये कहे किसी अंक के संख्या के अंदर किसी पर्टिकुलर अंक डिजिट का अगर आपको फेस वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो फेस वैल्यू का आएगा वही अंक आएगा। जैसे कि तीन की फेस वैल्यू तीन आएगी, एक की फेस वैल्यू एक आएगा, आठ की फेस वैल्यू आठ आएगी, नौ की फेस वैल्यू नौ आएगी। इसी तरीके से डेसिमल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि 526, यानी कि 5.26 ले लिया मैंने। अगर मैं इस 6 की बात करूंगा ना जातीय मान की, तो इस 6 का जातीय मान 6 ही आएगा, 2 का जातीय मान 2 ही आएगा, 5 का जातीय मान 5 ही आएगा। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फेस वैल्यू की बात करेगा ना जातीय मान की, तो वही संख्या आएगी, यानी कि 5 का, 2 का, 6 का, सेम वही। लेकिन प्लेस वैल्यू के अंदर अलग हो जाता है। प्लेस वैल्यू में हमें याद रखना है कि अगर पॉइंट में अगर वो पूछ ले तो कुछ भी हो सकता है। आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन लगा करके। ये देखिए, पहला क्वेश्चन, अंक 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो अंक 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना हमने, तो हमने 5 लिखा और 5 के राइट साइड में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 जीरो हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं यहाँ से कहूँ कि अंक 6 का स्थानीय मान ज्ञात करें, तो इस अंक 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इस अंक 6 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमने क्या सीखा था अभी जब हमने कंसेप्ट सीखा? तो ये जो दशमलव है ना, मैंने ये दशमलव लिख दिया, ये 6 लिख दिया, और दशमलव और 6 के बीच में कितने भी अंक है ना उसका जीरो कर दो, यानी कि
.06 हो जाएगा, यानी कि 0.06। दशमलव के इधर जीरो लगाता है ना, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वैसे सही तरीका इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक। तो जब हम इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, पहले इस वैल्यू, तो ये हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अंक 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। इस अंक 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना हमें, और ऑप्शन दे दिए इस तरीके से 4 ऑप्शन। अभी इस 4 का जब स्थानीय मान निकाला, हमने दशमलव लिया और फिर क्या लिया हमने 4, यानी कि 0.4 आ गया। अब हमने बेसिक अगर पढ़े हैं, आप सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जब इस दशमलव को हटाएंगे हम, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है ना, तो हम यहाँ 10 ले आते हैं और ये दशमलव हट जाता है, ठीक है। अगर उसी तरीके से अगर ऐसे लिखा होता 04, तब इस दशमलव को हटाते ना हम, तो नीचे 100 आता। क्यों आता? क्योंकि एक जो डिजिट होगी ना, वो यानी कि 10 के मल्टीपल में लेके आता है। अगर 2 अंक है ना, तो यानी कि 2 जीरो यानी कि 100। अगर 3 अंक होते दशमलव के उधर, तो 1000 आ जाता। तो इस 4 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4/10। 4/10 कहाँ है, यहाँ पे, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक 6 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ये यहाँ पे अंक 6, तो यानी कि दशमलव लिया हमने, क्योंकि राइट साइड की बात कर रहे हैं ना, और 6 और दशमलव के बीच में एक अंक है ना, तो एक हमने यहाँ पे 0 लिया, और ये 6 है, तो 6 दशमलव के इधर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्थानीय मान होना चाहिए था, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसको दूसरे तरीके से भी तो लिखा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन में क्या किया उसने, दशमलव को हटा के लिख दिया। यानी कि जब हम इस दशमलव को हटाएंगे, तो 6 के बटे में कितना आ जाएगा, एक और एक दो, दो अंक है ना, तो 100 आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर होगा, तो 6/100, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक 3 का जातीय मान या अंकित मान क्या क्या होगा, यानी कि फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू हमने निकालनी सीखी है अभी अभी, यानी किसी भी अंक की फेस वैल्यू निकालनी है तो वही अंक हो जाता है। तो इस 3 की जो फेस वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंक 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग निकालें, यानी कि फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4। 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो हम पहले वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब पहले वैल्यू क्या है, पहले वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 4 की 0.04, दशमलव 04, इधर 0 लगा दें, कोई इश्यू नहीं है। और अगर हम यहाँ पे जातीय मान निकालें, तो जातीय मान तो 4 का 4 ही हो जाएगा ना, क्योंकि फेस वैल्यू तो बिल्कुल वही होती है जिसकी पूछेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। जब कंप्लीट 4 होता है तो इसी तरीके से लिखा जाता है, रुपए पैसे लिखते हो ना, इतने रुपए इतने पैसे, तो दशमलव के बाद वैसे ही लिखा जाता है। और योग पूछा है इसने, तो जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और 4.04 हो जाएगा, इनकी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें, यानी कि डिफरेंस निकालना है, ठीक है। किसका, 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का। 6 कहाँ पे है, यहाँ पे, स्थानीय मान कितना हो जाएगा इसका, 6, और राइट में 2 अंक है तो 2 जीरो, ये हो गया स्थानीय मान। और जातीय मान कितना हो गया, यानी कि 6 का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू 6 ही होगी, 6। डिफरेंस निकालना यानी कि अंतर निकालना है, और अंतर निकालेंगे तो 600 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 594। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बना बना के पूछता है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ गया, देखिए,
अंक 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करें। तो अंक 4 कहाँ है? यहाँ पे। इस 4 का स्थानीय मान क्या आएगा? 0.4। और 0.4 को मैं 4/10 भी लिख सकता हूँ, है ना? क्योंकि अगर डेसिमल हटाएंगे तो 4/10 लिखा जा सकता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसका जातीय मान क्या आएगा 4 का? तो 4 का तो 4 ही आएगा। गुणनफल यानी कि गुणा पूछी उसने, यानी कि ये 4 का जो है वो स्थानीय मान है और ये क्या है? जातीय मान। जब दोनों की गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो देखो 4 की और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16। और बटे में कितना है? 10। लेकिन इस तरीके से तो यहाँ ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि 16 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.6। यानी कि एक अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर? 1.6। ये हमारा आंसर था। इस तरीके से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो आप आराम से कर दोगे। अभी हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो आएगा रोमन नंबर्स, यानी कि रोमन संख्याएं। अब हम रोमन संख्याओं में क्या करेंगे, यानी कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे। कैसे क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लगाएंगे। अभी देखें यहाँ पे, अभी रोमन संख्याओं में बात करूं मैं, तो अब सबको पता है कि 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को कैसे लिखते हैं, 4 को कैसे लिखते हैं, 5 को कैसे लिखते हैं, 6 को कैसे लिखते हैं, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को। ठीक है, मेरे ख्याल से अब सबको पता है कि इनको 10 तक कैसे लिखा जाता है। समस्याएं आती हैं 40, 50, 100, 200, 500, उससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना, यानी कि अगर आपने सीखा हुआ तो आप निकालोगे, अगर नहीं सीखा हुआ ना तो समस्याएं आएंगी। अब देखो, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, अगली 10 मिनट के अंदर आप यानी कि कितने तक की भी रोमन संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। और पेपर में जो पूछा जाता है वो 2000 या मैक्सिमम 3000 तक ही पूछा जाता है, लेकिन कितना भी पूछ ले आप आराम से निकाल दोगे। देखिए, जैसे किन किन की ये आई है, 10 के लिए क्या यूज हुआ है? एक्स। चलो पहले तो ये बता देता हूँ मैं। देखिए, ये 11 का सिंबल है, ये 12 ऐसे लिखा जाता है। ये जो एल है ना, ये एल 50 का सिंबल होता है। ये जो सी है ना, सी, ये 100 का होता है। और जो डी है ना, इसको 500, और ये एम है इसको 1000। यानी कि सारी की सारी रोमन संख्याएं इन्हीं नंबर्स के ऊपर टिकी हुई है। एलसीडी तो है ना सबके घर में, तो अगर एल का आपको याद हो गया 50, सी का अगर आपको याद हो गया 100, और डी का अगर आपको याद हो गया 500, और एम का यानी कि मैक्सिमम 1000 तक, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, एम से क्या लगाएंगे आप? मैक्सिमम। यानी कि अगर आपको 1000 तक रोमन संख्याएं पता है ना, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये वो नंबर हैं सारे के सारे, इनके अलावा कुछ भी यूज नहीं होगा रोमन संख्याओं के अंदर। अभी कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर जीरो को रोमन संख्या में क्या लिखेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जो रोमन संख्याएं होती है ना, वो केवल जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, सिर्फ उन्हीं को रोमन संख्या में लिखा जाता है, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नहीं डेसिमल वाली संख्याएं, नहीं फ्रैक्शन वाली संख्या, नहीं नेगेटिव वाली संख्या, उन सबको रोमन संख्या में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उस तरीके से चलते रहते हैं, उनको रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो देखो, ये आई यूज हुआ है तो मैंने आई लिख दिया। ये एक्स यूज हुआ है 10,
अच्छा, मैं ये कहूँ कि 20 को क्या लिखा जाता है? आप कहोगे कि सर डबल एक्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डबल एक्स। अच्छा, 30 को क्या लिखा जाएगा? आप कहोगे कि सर 3 बार एक्स लिखा जाएगा। ठीक है। तो क्या 40 को 4 बार एक्स लिखा जाएगा? कुछ अलग सा नहीं लिख रहा है, जैसे गलत हो गया हो। तो 40 को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि 1 लिखा था, फिर 2, यानी कि 2 बार आई आ गया। 3 लिखा तो 3 बार आई आ गया। जब हमने 4 लिखा तो 4 बार आई क्यों नहीं आया? क्योंकि एक रूल फॉलो करता है। वो रूल ये फॉलो करता है कि ये आई, ये एक्स, ये सब 3 बार रिपीट हो सकते हैं। कितनी बार रिपीट हो सकते हैं? सिर्फ 3 बार। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 बार रिपीट हो सकते हैं? तो जो आई है, एक्स है, और एक ये सी है, और एक एम है, ये है ना, इनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ये 5 लिखा है, तो हमने जब हमने 10 लिखा तो हमने इस तरीके से क्यों नहीं लिखा भाई? 5 और 5 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि गलत हो जाएगा ऐसे लिख दोगे तो। अब 10 के लिए अलग से नंबर आ गया। यानी कि जो वी है ना, ये रिपीट नहीं होता है। ठीक है। तो इन सब में से ऐसे भी नंबर हैं जो रिपीट नहीं होंगे। अच्छा, रिपीट कौन कौन से नहीं होंगे? तो ये वी है ना, वो रिपीट नहीं होगा। ये एल है ना, ये भी रिपीट नहीं होगा। और ये जो डी है ना, ये भी क्या नहीं होगा? रिपीट नहीं होगा। ठीक है। ये क्या नहीं होंगे? रिपीट नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद देखो। अच्छा, देखो जैसे कि एल है, ये 50 है। तो क्या है? 50। तो 100 करने के लिए हमने 2 बार एल नहीं लिखा ना। वो यही रीजन है कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम इसे रिपीट नहीं कर सकते। तो किस किस को रिपीट कर सकते हैं? सी को रिपीट कर सकते हैं, एम को रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, रिपीट कर सकते हैं इनको। अच्छा, तो मैं ये कहूँ कि 200 को क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर सी को 100 लिखा जाता है, तो 200 को 2 बार सी, क्योंकि सी को तो रिपीट कर सकते हैं। तो 200 को कैसे लिखेंगे? 2 बार सी लिखेंगे। 300 को क्या लिखेंगे? 3 बार सी लिख देंगे। जब हम 400 लिखेंगे ना, तो 4 बार सी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सी को सिर्फ 3 बार रिपीट किया जा सकता है। अभी ये देखो, 1, 2, 3 बार रिपीट कर दिया। ये 5 है, और ये क्या है? 4। जब 5 में से मेरे को एक पीछे जाना हुआ ना, 4, तो मैंने उस एक को, यानी कि आई को, इसके लेफ्ट साइड में लिख दिया। और जब मुझे इस 5 से आगे जाना हुआ, 1, तो हमने उसको कैसे लिख दिया? राइट साइड के अंदर। तो उसी तरीके से 500 को क्या लिखा जाता है? 500 को क्या लिखा जाता है भाई? डी लिखा जाता है ना 500 को। तो 500 को डी लिखा जाता है। तो 400 लिखने के लिए हमें 100 पीछे आना पड़ेगा, और 100 को किससे लिखते हैं? सी से। तो उसी तरीके से सी किधर आएगा? इसके बाईं ओर आ जाएगा। तो 500 का हमें पता है क्या होता है? डी होता है। 600 के लिए क्या करेंगे? 600 के लिए भाई सीधी सी बात है, ये तो 500 हो गया, 100 ज्यादा होता है 600, तो सी हम इसके राइट साइड में लिख देंगे। देखो, जैसे ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है ना, उसी तरीके से जैसे हमने 40 लिखना है, तो 40 लिखने के लिए हम x को 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनको सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो 40 लिखने के लिए क्या करेंगे? हम 50 में से 10 कम कर लेंगे। तो 50 का क्या होता है? 50 का एल होता है। और 10 कम करने हैं, यानी कि 10 का क्या होता है? एक्स। और हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे इसके, क्योंकि 50 से कम है। अच्छा, 10 ज़्यादा हो गया, यानी कि मैं 60 का निकालूं, मैं निकालूं 60 का, तो 50 में 10 जोड़ने पड़ेंगे। तो ये मैंने 50 लिखा, और इसके राइट साइड में मैंने क्या कर दिए? 10 कर दिए। ठीक है, तो 60 हो गया।
अच्छा 70 लिखने के लिए क्या करेंगे? भाई 70 लिखने के लिए x तो 3 बार रिपीट हो सकता है ना? ये 50, ये 60, 70 लिखने के लिए 10 और ऐड कर देंगे। और ऐड कर देंगे तो यानी कि 50 प्लस में 20 हो गए। 80 करने के लिए क्या करेंगे? 3 बार x आ जाएगा। फिर 90 करने के लिए क्या करेंगे? अब 90 करने के लिए हम ये एक और x को ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इसको मैक्सिमम सिर्फ 3 बार ऐड किया जा सकता है, यानी कि रिपीट किया जा सकता है। तो हम 100 में से 10 घटा लेंगे। 100 का क्या है? c। और 10 घटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा? लेफ्ट साइड में x लिखा जाएगा। तो इस तरीके से c का क्या होगा? 100 है ही, 200 पता चल गया, 300, 400, 500, 600 पता चल गया। अच्छा 700 का निकालना है, तो 700 निकालने के लिए क्या आएगा? 600 है, 100 और ऐड कर देंगे, ये 700 हो गया। 800 का निकालना है, क्या करेंगे? एक बार सी और आ जाएगा। अब 900 निकालना है। 900 का अगर रोमन संख्या में लिखेंगे तो इसी को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हम, तो 1000 में से 100 घटा लेंगे ना। अब 1000 का क्या होता है? एम मैक्सिमम। 100 घटाएंगे तो सीएम हो गया, ठीक है। और 1000 का क्या आएगा? एम मैक्सिमम। इस तरीके से अपने ये सारे के सारे याद करना। अब किसी भी संख्या का रोमन संख्या में पूछ ले, कितने तक भी पूछ ले, आप आराम से निकाल दोगे। जो पेपर में जो पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है यानी कि मैक्सिमम 3000 तक, लेकिन कई बार कंपटीशन टफ हो गया तो ज़्यादा ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन बने आप आराम से निकाल दोगे। अभी ये आपने सब कुछ सीख लिया कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये 50 है, ये 100 है, ये 500, ये 1000 है, ठीक है। अगर मेरे को 40 का लिखना हो, 50 में से 10 कम कर देंगे, यानी कि एक्सल हो जाएगा। अगर मेरे को 90 लिखना हो तो क्या करेंगे हम? 100 में से 10 कम कर देंगे तो एक्स ही हो जाएगा। अगर मेरे को 200 लिखना हो तो सी को रिपीट कर सकते हैं 2 बार। अगर मेरे को 400 लिखना हो तो क्या करेंगे? अभी अभी हम सीख के आए हैं, 500 में से 100 घटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा, ठीक है। 600 लिखना हो तो डी सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि आपने अब आप कितने के तक भी रोमन संख्याएं हैं वो निकाल सकते हो। अभी देखो, एक रूल कहता है, जैसे कि मैं ये कहूँ 425 की आप रोमन संख्या निकालो। क्या निकालो? 425 की रोमन संख्या निकालो। तो आपने कैसे निकालना है? जैसे कि ये 5 लिखा है, तो 5 का स्थानीय मान कितना था? 5 था। 2 का स्थानीय मान कितना था? 20 था। 4 का स्थानीय मान कितना था? 400 था। अब इन्हीं को नीचे से लिखना स्टार्ट कर दो आप। पहले 400 लिखेंगे। 400 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। फिर हम 20 लिखेंगे। 20 लिख दिया। फिर हम 5 लिखेंगे। 5 लिख दिया। तो ये हमने 425 को रोमन संख्या के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब कोई भी संख्या ले लें 1000 तक, जैसे कि मैं 2 एग्जांपल ले लूँ। जैसे कि नहीं, अभी 1000 से नीचे ही रहते हैं। 429 ले लिया, तो 9 का स्थानीय मान 9 होता है। 2 का स्थानीय मान वही 20, 4 का स्थानीय मान वही 400। तो पहले 400, फिर 20, फिर 9, यानी कि सी डी 2 बार एक्स और 9 का लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं 555 का कह दूं, इसका बताओ रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? तो 5 का स्थानीय मान क्या होता है? 5। इस 5 का कितना होगा? 50। इस 5 का कितना होगा स्थानीय मान? 500। तो जब हम इनको रोमन संख्या में लिखेंगे तो पहले 500 लिखेंगे, 500 लिख दिया डी। फिर हम 50 लिखेंगे एल। फिर हम
5 लिखेंगे यानी कि बी। ठीक। रेलवे के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीपीसी के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, और भी बहुत सारे एग्जाम है जिनके अंदर ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक। अभी जैसे मैं ये कहूँ कि 4000 से नीचे, 4000 से नीचे रोमन संख्या निकाल के बताए कोई भी। जैसे कि मैं 2 जूम कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 2450। अब इस 2450 को कैसे लिखा जाएगा रोमन संख्या के अंदर? अब जीरो का क्या, तो जीरो का तो जीरो होता है, और जीरो को रोमन संख्या में नहीं लिखा जाता। अब इस 5 का आएगा तो 5 का आएगा, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इस 5 का जो स्थानीय मान होगा ना वो 50 होगा। इस 4 का जो स्थानीय मान होगा ना वो कितना होगा, 400 हो जाएगा। इस 2 का जो स्थानीय मान होगा ना वो कितना हो जाएगा, 2000। अब इनको लिख देंगे 2000। 2000 को अभी हमने देखो पीछे सीखा था, क्या सीखा था कि जो m है ना, ये m को भी हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो 2000 करने के लिए हमको क्या करेंगे, m और m, 2 बार m कर दिया। 400 के लिए क्या करेंगे हम, cd। 50 के लिए क्या करेंगे, l। तो इस तरीके से रोमन संख्या में 2450 को इस तरीके से लिखा जाता है। अभी जैसे कि मेरे को 5000 लिखना हो, ठीक है, रोमन संख्या के अंदर कैसे लिखेंगे? तो एक सिंपल सा रूल होता है, जैसे कि ये 5, ठीक है, तो 5 के अगर मैं गुना में 1000 कर दूं, तो 5 के गुना में 1000 होगा तो वो 5000 हो जाएगा ना। ये 1000 क्यों किया मैंने, क्योंकि रोमन संख्या के अंदर एक बार का कंसेप्ट होता है, यानी कि जो 5 है, 5 को लिखा जाता है वी, और इसके ऊपर बार लगा दो ना, तो ये बार 1000 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 1000 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे तो दिमाग में ये भी आता है कि सर 3000 को क्या लिखा जाएगा, क्या 3000 को इस तरीके से बार लगा के लिखेंगे, यानी कि 3 गुना में 1000? तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3000 के लिए ऑलरेडी एक नंबर है जिसको हम 3 बार m लिखते हैं, है कि नहीं? अब 4000 के लिए ये कंसेप्ट लागू होगा, क्योंकि 4000 के लिए कोई नंबर नहीं है, तो 4 गुना में 1000 करेंगे, और 4 के लिए IV और 1000 टाइम्स करने के लिए 12 आ जाता है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कोई भी बहुत बड़ा नंबर, ज्यादा बड़ा नंबर, 4 से 5 डिजिट का कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, 5, 2, 4, 3, 6, 8, और इसी तरीके से कह दे कि इसका बताओ, तो सिंपल सा एक है कि 8 का स्थानीय मान निकालो, 6 का स्थानीय मान निकालो, 3 का स्थानीय मान निकालो, 300। इस 4 का स्थानीय मान निकालो, 4000। इस 2 का स्थानीय मान निकालो, कितना हो जाएगा, 20000। इस 5 का स्थानीय मान निकालो, क्या हो जाएगा, तो 3, 4, 5, 5 लाख। अभी इसको लिखने का क्या तरीका होगा, देखो, क्या मैं इसको 500 गुना में 1000 कर सकता हूँ? यानी कि जब मैं इसका रोमन संख्या निकालूंगा तो 500 गुना में 1000, 5 लाख होता है ना। तो 500 के लिए क्या लिखा जाता है, D, और इसके ऊपर बार हो गया। ये क्या हो जाएगा, 20 गुना में 1000। 20 गुना में 1000 होता है ना, 1000 टाइम्स देखना है, तो 20 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, बार। 20 के ऊपर बार आ गया, और ये 4000, यानी कि 4 के ऊपर क्या आ गया, बार। और ये हमारा 300, यानी कि 3 बार, और ये क्या है, 60। 60 के लिए क्या आएगा, LX, और ये 8। ठीक है, इस तरीके से। और कई बार ये जो बार वाला क्वेश्चन है ना, ये SSC GD के अंदर देखने के लिए मिला है क्वेश्चन। तो वो इस तरीके से अलग अलग ना करके
कई बार ऐसे भी मिल जाता है, ठीक है? यानी कि जो सही से जो होगा ना, वो इस तरीके से लिख देगा ऊपर, और सी 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 एल एक्स बी 3 बार। लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछता, अगर पूछ भी लेगा तो आप आराम से कर दोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, और भी बहुत बड़ी संख्या हो तो क्या होगा, जैसे कि किसी नंबर पे 2 बार बार आ जाए, जैसे कि मैंने 5 के गुना कर दिया, मैंने 1000 गुना में 1000 इस तरीके से कर दिया, तो 5 और एक बार 1000 के लिए एक बार बार, और दूसरी बार 1000 के लिए 2 बार बार, ठीक? कितने तक भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक? अब क्वेश्चन करते हैं, 499 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? अब 499, इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा? आई एक्स। इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा? अरे मतलब स्थानीय मान 9, ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया था। तो इस 9 का स्थानीय मान कितना होता है? 90। इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 400। तो पहले देखेंगे 400, 400 को क्या लिखते हैं? सी डी। 90 को क्या लिखेंगे हम? एक्स सी। और 9 को क्या लिखेंगे? आई एक्स। अब ये देख लो कहाँ पे है अभी, ठीक है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है, सी डी से शुरू हो रहा है, तो एक्स सी 1 बस, यानी ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटे, ठीक? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 749 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो 749 है 9 के लिए वही आई एक्स, 40 है ना, तो 40 के लिए क्या करेंगे? एक्सएल। 700, 700 के लिए क्या करेंगे? डीसीसी, यानी कि डीसीसी से स्टार्ट करेंगे, ये ऑप्शन तो है नहीं, डीसीसी 700 हो गया, ये हमारा 40 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको साधारण तरीके से लिखो, ठीक है? यानी कि 4 ऑप्शन दे दिए हमें, ठीक है, और ये लिखना है, तो इसको निकालने का यही है भाई। देखो, सबसे पहले तो इधर वाले का स्थानीय मान लिखा जाता है ना, यानी कि तो 200 होता, और 200 होता तो सीसी से स्टार्ट होता, लेकिन हमारा तो यहाँ पे डीसीसी से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये होता तो ये डीसी होता, और इसका करते तो 10 करते, यानी कि एक्स आता, लेकिन यहाँ तो 3 बार सी है, ये भी नहीं है। 812, अच्छा 800 के लिए क्या करते हैं? डी सी सी सी, ऐसे लिखा जाता है ना, डी सी सी, और एक का स्थानीय मान 10, ठीक है, और 2 का स्थानीय मान 2, हो गया कि नहीं हो गया? तो सेम हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक? इसी तरीके से पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये यहाँ हमारा जो है रोमन संख्याओं का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया। अभी देखो बच्चों, क्या है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने 10th किया है, आपने 12th किया है, आपने या बीए वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह जो भी कुछ किया है, अगर आप 10th क्लास का एग्जाम दोगे ना, उस 10th क्लास को एग्जाम देने वाले 12th किए हुए बच्चे भी उस एग्जाम को दे रहे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे भी उस एग्जाम को दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे भी उस एग्जाम को दे रहे हैं। यानी कि ये ना सोचें कि अगर 10th लेवल का ग्रुप डी का एग्जाम है तो पेपर आसान आएगा, नहीं बेटे। पेपर जो कंपटीशन में बैठे हैं ना, उन बच्चों के स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो अपनी तैयारी ऐसी रखो कि जब आप हायर लेवल की तैयारी करोगे ना, तब चांस बनते हैं कि आपको डी ग्रुप की नौकरी मिलेगी या सी की मिलेगी, जो भी कुछ है। इनकी कहने का मतलब है, हमेशा लक्ष्य को ज्यादा ही आंको, क्योंकि अगर आप 100% तैयारी करके चलते हैं ना,
तो रिज़ल्ट कभी 100% नहीं आता, 70 से 80% तक ही रह जाता है। तो अच्छी तैयारी करें, धीरे-धीरे हम इस बैच के अंदर जो है बहुत हाई लेवल तक मैथमेटिक्स को करेंगे, जिसमें चाहे एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल लेवल तक की तैयारी होगी। और पेपर आप सभी देते हो, तो किसी पार्टिकुलर पेपर की तैयारी मत करो। यानी कि इस तरीके से तैयारी करो कि अगर उस पेपर में मैथ आता है ना, तो मैथ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से कर दो। तो हमारे इस बैच का उद्देश्य ये है कि चाहे डी ग्रुप की, सी ग्रुप की, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, वन डे एग्ज़ाम, नॉन टेक्निकल के लिए, सभी एग्ज़ाम के अंदर इस बैच से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो तैयारी करते रहें। अगर अच्छा लगता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है? धन्यवाद।